हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो हमारे एक व्यूवर हैं विकी यादव, उनके क्वेश्चन पर आधारित है। उनका क्वेश्चन ये है कि मैम, हम स्टेज शो करना चाहते हैं, तो स्टेज शो के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये सिर्फ विकी यादव का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है अपने संगीत को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो स्टेज शो करें, जागरण करें, भजन गजल जो भी मिले, छोटे छोटे प्रोग्राम करके पैसा अर्न करें और उस पैसे से अपने संगीत को आगे बढ़ाएं, या तो वो अपना खर्चा या अपनी फैमिली का खर्चा अच्छे से निकाल पाए। ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या क्या तैयारी करनी है उसको मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, विकी यादव के साथ साथ आप जिन लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन है, उन सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से उनका आंसर मिल जाएगा। जो हमारे व्यूवर विकी यादव हैं, इन्होंने हमसे बहुत पहले क्वेश्चन किया था, लेकिन मैं इनका आंसर नहीं दे पाई थी। मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। उसका रीजन ये है कि हमारी बड़ी सिस्टर है, उनको एक बेबी बॉय हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि उस बेबी को NICU में रखा गया है। उसकी वजह से मेरा जो रेगुलर वीडियोस आ रहा है उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है। तो वो बहुत दिनों तक NICU में है और डॉक्टर ये बता रहे हैं कि कुछ दिन यानी कि 10-15 दिन तक उसको NICU में रखा जाएगा। समझ लीजिए कि मेरा पूरा वक्त जो है वो हॉस्पिटल में जा रहा है। और बच्चा अभी ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, फिर भी अभी उसको बेड रेस्ट पे रखा गया है। अभी भी ऑक्सीजन लगे हुए हैं उसके मुंह में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज दुआ करिए। मैं उस बच्चे की मासी हूँ। किसी भी बच्चे को कोई प्यार सबसे ज्यादा करता है वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप के बाद अगर कोई प्यार करता है दुनिया में निस्वार्थ भाव से, तो वो मासी होती है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप जहाँ पे हैं, जैसे भी हैं, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसके लिए दुआ करिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि दवा से ज्यादा दुआ लगती है। तो प्लीज उस बच्चे के लिए दुआ करिएगा और ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि जल्द से जल्द भैया ठीक हो जाए और मैं फिर से रेगुलर वीडियो बना पाऊं और आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे पाऊं। क्योंकि देखिए, डिस्टरबेंस होता है, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो इस पे काम नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कत होती है। देखिए, जब कोई आपका हॉस्पिटल में रहता है तो आपको पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है और टाइमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। सब चीज एक साथ मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं उसी सिचुएशन में हूँ। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हमारा जो म्यूजिक करियर एकेडमी है वो 5000 सब्सक्राइबर का एक फैमिली बन चुका है। तो मैं अपनी फैमिली से ये बातें शेयर कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी ये बात समझेगी और प्लीज दुआ करिए कि वो बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और हमारी फैमिली फिर से हैप्पी हो जाए और हम लोग फिर से बैक टू वर्क आए और सारी चीजें अच्छे से हो जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है, मेन मकसद मेरा ये है कि विकी यादव जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो इस पे मैं वीडियो बना दूं और अपने बच्चे के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज दुआ भी करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। आप जहाँ पे हैं, जैसे हैं, प्लीज दुआ करिए कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। सबसे मेन मकसद मेरा यही है। आपको पता है, जो मैं यहाँ पे माइक लगाती थी वो मेरा माइक भी टूट गया है, सिर्फ डिस्टरबेंस की वजह से। हुआ यूं कि मैं माइक लगा के वीडियो ही बना रही थी, उसके बाद मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो गया है, बच्चे को NICU में ले जाना है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं जल्दबाजी में यहाँ से माइक को मैंने खींचा तो वो टूट गया। टूटने के बाद उसमें अब वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं जब वीडियो बना रही हूँ, अभी विदाउट माइक बना रही हूँ, अगर कोई बाहर से कोई आवाज आ रही होगी तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। सिर्फ इस वीडियो में हो रहा है, उसके बाद मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, एक नया माइक आ जाए हमारा तो फिर से वैसे ही वीडियो बनाऊंगी जैसे मैं वीडियो बना रही थी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार की वजह से जो मेरी फैमिली कंप्लीट हुई है 5K की, तो इसमें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और बढ़े आगे और लोगों का भला हो सके। क्योंकि मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं, सबने यही बोला है कि मैम, आप बहुत अच्छा बता रही हैं, आप निःशुल्क पढ़ा रही हैं, जितने भी बेसिक रूल्स है आप बेसिक रूल्स बता रही हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग परेशान ना हो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी, आपके क्वेश्चन का इसी तरह आंसर देती रहूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो हमसे बड़े हैं, जो बहुत बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, मेरे दादा की उम्र के, दादी की उम्र के हैं, कोई मेरे मम्मा पापा की उम्र के हैं, कोई मेरे भाई बहन की उम्र का है, कोई तो छोटे भाई बहन का उम्र का है, कोई बच्चा है। तो हर एज ग्रुप के लोग हैं, तो सबको मैं स्टूडेंट ही मानती हूँ। इसलिए क्योंकि आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन हो तो आप स्टूडेंट ही, तभी तो आप मेरे म्यूजिक को देख रहे हो। लेकिन आप जिस भी एज में हैं, जैसे भी हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, ये हमें पता है। आप हमारी बातों को सुनते हैं।
इसलिए एक हक के साथ मैं कुछ अब कह सकती हूँ आप लोगों से। तो मुझे यही कहना है कि आप प्लीज दुआ करिए उस बच्चे के लिए, प्लीज। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मैं उसको बता देती हूँ। मैंने टाइम ले लिया, अपना फैमिली समझ के टाइम ले लिया। मुझे पता है कि आप लोग अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं, हमारे चैनल को प्यार करते हैं, हमारे सिखाने की टेक्निक को प्यार करते हैं। तो मैं बताती हूँ कि अगर आपको स्टेज शो करना है तो स्टेज शो के लिए आपको सबसे पहला जो काम है ना, आपका सुर पक्का होना चाहिए। यानी जो सारे गामा पा धा नि सा आप गा रहे हो, क्लासिकल हो चाहे लाइट म्यूजिक हो, कुछ भी हो, उसमें सुर का पक्कापन, यानी कि जो आप सुर लगाओ वो बहुत ही सच्चा और पक्का हो। सबसे पहला जो है आपको सुर पे काम करना है, ठीक है। जितने भी स्वर हैं उन स्वरों पे अच्छी तरीके से वर्क करिए, आपका जो सुर हो वो बहुत पक्का लगे। पहला काम आपको यही करना है। चाहे आपके गले में खटका मुर्की हो, गमक हो, कड़ हो, ये सब अभी कम है, लेकिन फिर भी आप अगर एक सच्चा और सुरीला सुर लगाएंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से वो कर्ड प्रिय होगा। यानी आप कानों को सुनने को अच्छा लगेगा ना, तो वो चलेगा, ठीक है, वो ऑडियंस को भाएगा। सबसे पहले दूसरी बात है कि आप भाव प्रधान गायकी करिए। भाव प्रधान मतलब क्या होता है कि आपकी फीलिंग्स, जो भी आप गाना गा रहे हो उसमें भाव बहुत हो। अगर आप रोमांटिक गाना गा रहे हो तो उसमें रोमांस दिखना चाहिए, आपकी आवाज में रोमांस दिखना चाहिए। अगर आप भक्ति गाना गा रहे हैं तो भक्ति भाव आपके अंदर से आना चाहिए। वो अंदर से जब आएगा तो आपके गाने में वो झलक दिखेगी। आपके गाने में वो झलक दिखेगी तो ऑडियंस तक वो बात पहुंचेगी। अगर आप सैड सॉन्ग गा रहे हैं तो उस सैड सॉन्ग को फील करिए, आपके स्वरों में वो सैडनेस दिखना चाहिए, ठीक है। अगर सैडनेस दिखेगी तभी ऑडियंस तक पहुंचेगी। मेरे कहने का मतलब भाव प्रधान, जैसा भाव हो गाने का उस भाव को पकड़ो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब मनन करो, अपना ब्रेन यूज करो आप कि कैसे गाएं जिससे ये भाव प्रकट होगा, ठीक है। तो भाव प्रधान गायकी ज्यादा अच्छा है, बहुत खटका मुर्की गमक, बहुत कलाकारी दिखाने से ज्यादा अच्छा है कि आप भाव प्रधान गायकी करिए। क्योंकि अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हो तो वो भाव प्रधान होता है, तो भाव बहुत रहता है उसमें, बहुत ज्यादा सरगम्स, बहुत ज्यादा खटका, बहुत ज्यादा मुर्की, ये सब नहीं लगाया जाता है। तभी जाकर के नॉर्मल लोगों तक ये बात पहुंचती है। तो बात समझ में आया। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं क्लासिकल का या कहीं कंपटीशन है, वहां पे गायकी देखी जाती है। जैसे सारे गामा पा हो गया, कोई एग्जाम हो गया, कोई आपका वाइबा हो गया, वहां पे आपकी गायकी देखी जाती है। लेकिन अगर आप कहीं स्टेज शो कर रहे हैं तो गायकी कम, भाव ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप स्टेज शो कर रहे हैं तो आपको भाव प्रधान गायकी करनी है, ठीक है। तो पहला काम आपको सुर का पक्का करना है, दूसरा क्या है, भाव प्रधान गायकी करना है। अब तीसरी जो तैयारी करनी है आपको वो ताल की करनी है। ताल की समझ एकदम पक्का करना है अगर आप स्टेज शो करने जा रहे हैं तो। अगर सुर से बहक जाओगे तो आपका जो म्यूजिशियन होगा ना, कीबोर्डिस्ट होगा ना, वो संभाल ले जाएगा। लेकिन अगर आप बेताला गा दिए ना तो समझ लीजिए पूरा चौपट हो गया, पूरा स्टेज शो ही आपका चौपट हो गया, लोग हंसने लगते हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस और लूज हो जाता है। इसलिए सबसे पहला जो काम करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, वो है ताल। ताल पे वर्क करिए, बहुत वर्क करिए। अगर आप ताल पे वर्क करेंगे तभी आपका स्टेज शो जो होगा वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। जो मैं बातें बता रही हूँ करना तो सभी है, लेकिन शुरुआत आपको ताल से करनी है। पहले आपकी ताल एकदम कंफर्म होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। किसी गाने का सम कहाँ है, कि कोई गाना कहाँ से उठ रहा है, पहली मात्रा से उठ रहा है या तीसरी मात्रा से उठ रहा है या चौथी मात्रा से उठ रहा है, ये सारी बातें आपको समझनी होगी। सम कहाँ है, अंतरा कहाँ से उठ रहा है, म्यूजिक का पीस जो खत्म होगा वो पीस खत्म होने के बाद आपको कहाँ से उठाना है। जैसे देखिए, स्टेज पे गाना गाने का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि आप खुद स्टार्ट करते हो, किसी आलाप से स्टार्ट कर दोगे या कोई मंत्र कर दोगे, फिर उसके बाद या स्टार्टिंग से ही जो मुखड़ा होता है गाने का आप गा दो, उसके बाद म्यूजिशियन जो पहली पीस प्ले करेगी उसके बाद आपको गाना गाना होगा, अंतरा गाना होगा। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जैसे कि आपने कोई मंत्र बोला, कोई आलाप लिया, आपने छोड़ दिया, अब म्यूजिशियन क्या करेगा, एक छोटा सा पीस बजा देगा। पीस बजाएगा तो उसके बाद आप अपना मुखड़ा शुरू करोगे, ठीक है, समझ आया। पहला, या तो आप पहले मुखड़े से शुरू कर दो, म्यूजिशियन बाद में म्यूजिक बजाएगा, या तो म्यूजिशियन पहले म्यूजिक प्ले कर देगा, उसके बाद आपको मुखड़ा गाना होगा। जैसे कोई गाना आप सुनते हो तो कोई गाना पहले या तो आलाप में शुरू होता है या तो पहले म्यूजिक आता है, ज्यादातर पहले म्यूजिक आता है, ठीक है। गाने से पहले म्यूजिक आएगा, तो गाने से पहले की जो म्यूजिक होगी वो पीस आपको समझ आनी चाहिए कि म्यूजिशियन क्या प्ले कर रहा है, क्या प्ले करके खत्म करेगा कि हमें अपना मुखड़ा शुरू कर देना है। ये कब आता है, जब आपकी ताल मजबूत होती है तब, ठीक है। बीट कहाँ से छूट रहा है, सम कहाँ है, सम पे उठ रहा है या बेसम पे उठ रहा है, ये आपको समझना होगा। जैसे गाना मैं बताऊं, ये गाना है
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब ये वही मंत्र है 1 2 3 4, ये 4 बीट का है। तो अब कहेंगे ओम कृष्णाय वास। अब ये देखिए, अब इस गाने को जब हम गा रहे हैं जो ओम आ रहा है वो 1 2 3 4, अब यहाँ 3 से शुरू हो रहा है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ये आप अपना सेट किए रहो कि आपको ओम जो होगा वो तीसरी मात्रा से उठाना है। तो अगर 4 बीट चल रहा है तो 2 बीट निकलने दीजिए, तीसरे बीट से ओम पकड़ लीजिए। ये आपकी चतुरता होनी चाहिए। समझ डेवलप करने के लिए आपको एक तरीका मैं बता देती हूँ। अगर आप स्टेज शो करने जाते हो या आपके कांटेक्ट में कोई पैड प्लेयर हो या ढोलक प्लेयर हो ना, उसके साथ आप बैठिए, उसके साथ गाना गाइए, उसको 100-200 रुपए दे दीजिए, बोलिए कि भैया 1 घंटे के लिए मेरे साथ बैठो, 1 घंटे मेरी प्रैक्टिस कराओ। तो वो खुद बताएगा आपको कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। क्योंकि जो ढोलक प्लेयर होगा ना, उसको भले गाना गाना ना आए, लेकिन उसको ये जगह पता होगी कि कहाँ से गाना उठाना है, कहाँ से गाने को छोड़ना है, वो बहुत अच्छे से जानता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको अपनी ताल मजबूत करनी है। किसी ढोलक वाले को पकड़ लो या तो कोई पैड वाले को पकड़ लो, उसको 100-200 रुपए दे दो, भैया 1 घंटे के लिए मुझे आपके साथ आना है। अगर कोई आपके जान पहचान का है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि हाँ हमें सीखना है। ठीक है, तो आप उसको पैसा देकर बुलाओ या तो उसके पास चले जाओ कि भैया हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हमें कोई प्रोग्राम तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप 100-200 रुपए ले लो, 1 घंटे मेरी प्रैक्टिस करा दिया करो। हफ्ते में एक नियम बना लो, हफ्ते में 2 दिन चले जाओ। इस तरीके की जो तैयारी होगी ना वो आपको पक्का बना देगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, कोई अलग तरीका नहीं होता है कि अब कोई हमसे पूछे ताल की प्रैक्टिस कैसे करें, ताल को मजबूत कैसे करें, तो मैं आपको एकदम फैक्ट और सच्ची बात बताऊं, यूट्यूब से अगर आप सीखोगे ना, सच बताऊं नहीं आएगा। मैं ही क्यों ना हूं, मैं कितना ही अच्छा क्यों ना समझा दूं, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक मैं बैठकर आपको एक एक चीजें नहीं बताऊंगी ना, तब तक नहीं समझ आएगा। इसलिए आप जहां पे हो वहां पे आप एक ढोलक वाले को पकड़ लो या तो पैड वाले को पकड़ लो, उसके साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप करोगे ना, उसके बाद तो नहीं आएगा ना समझ। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि सुर को पक्का करना है तो वो तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो, हम भी बता रहे हैं और भी लोग बता रहे हैं, आप वहां जाके अच्छे तरीके से सीख लो। उसके बाद आपको भाव प्रधान गायकी के लिए कोई आपका साथ नहीं दे सकता। आपका दिल, आपका दिमाग, आप खुद ही अपनी मदद कर पाओगे, इसमें कोई और मदद नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, तो आपको अपनी मदद करनी है इसमें भाव प्रधान गायकी के लिए। फील करो, गाने को फील करो, वर्ड्स को फील करो। अब देखिए, तो पर्दे पे एक्टर एक्टिंग करता है ना, उस सिंगर के इमोशन, जो सिंगर गाया रहता है ना, उसी इमोशन को पकड़कर वो एक्टिंग करता है। रोने वाला गाना होता है तो सिंगर की आवाज में दर्द होता है, तब जाके एक्टर उसी दर्द को फील करने के बाद, उसी सिचुएशन को फील करता है, उसके बाद जो एक्टिंग करता है। हमें लगता है कि एक्टर ही गा रहा है कि नहीं, उसमें जान एक्टर डालता है, लेकिन जो असली काम होता है वो तो सिंगर करता है ना। सिंगर हीरो या हीरोइन ना होते हुए भी वो स्टूडियो में अपने आप को हीरो हीरोइन ही समझता है। स्टूडियो में जब वो गायकी करता है तो अपने आप को रखता है, ठीक है, अपने आप में वो फील लाता है, उस सिचुएशन में डालता है, तब जाके वो चीजें, वो फीलिंग निकल के आती है। आपको जब स्टेज शो करने जाना है, अगर आप जागरण करने जा रहे हो तो भक्ति भरपूर आपके हृदय में होना चाहिए। अगर आपके हृदय में भक्ति होगी तभी वो ऑडियंस तक पहुंचे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सच्ची बात होती है ना, सच्ची अच्छी बात, वो एक दिल से निकलती है। सच्ची बात बता रही हूँ, जब सच्चाई निकलती है ना तभी दूसरे तक पहुंचती है। अगर बनावटी चीजें होंगी ना तो बनावटी कभी नहीं पहुंचती है। आप ऐसे ही देख लीजिए, जैसे मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं दिल से कोई चीज बताती हूँ, आपको बड़ी सच्चाई से रख देती हूँ कि देखो ये है, ये है, इससे ये फायदा होगा, उससे ये नुकसान होगा। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बोलती हूँ। तो आप लोग बोलते हो कि मैम बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप सीधे मुझसे बात कर रहे हो, और बहुत लगती है ये चीजें कि आप मुझे ही बोल रहे हो। तो लिटरली मैं आपको ही तो बोल रही हूँ, ये फीलिंग्स आ रही है ना, मैं फील करके बोल रही हूँ। मुझे पता है कि सामने अगर आप देखोगे मेरा वीडियो तो आप तक मेरी बातें पहुंचनी चाहिए ना। तो वो सच्चाई, वो दिल से वो बात आती है आप लोगों के लिए, तब जाकर आप तक पहुंचती है। ठीक है, ऐसे ही आपको स्टेज पे करना है, चाहे गजल कर रहे हो, चाहे आप बॉलीवुड कर रहे हो, सभी में जिस टाइप का सॉन्ग हो उसी टाइप की गायकी करनी है। ठीक है, अगर आपने ये 3 बातें सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो गया।
पहला सुर का पक्कापन, दूसरा भाव प्रधान गायकी, तीसरा ताल को मजबूत करना है। अब देखिए चौथी बात जो है वो है स्केल की समझ। आपको स्केल की समझ होनी चाहिए। स्केल की समझ नहीं होगा तो मुखड़ा किसी और स्केल में गाओगे, अंतरा कहीं और गा दोगे, किसी और स्केल में गा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको सुर की समझ नहीं होगी और स्केल की समझ नहीं होगी। इसलिए स्केल की समझ रखो, चाहे हारमोनियम प्लेयर हो, चाहे कीबोर्ड प्लेयर हो, चाहे आप सिंगर हो। बेसिक एटलीस्ट बेसिक स्केल्स जो होते हैं उसकी समझ और उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, तब जाकर आप स्टेज परफॉर्मेंस के लायक बनोगे, है ना। समझ रखिए, भले ना प्ले करिए, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, 24 नोट होते हैं, उन्हीं 24 पे 24 स्केल्स बने होते हैं, यानी कि 12 स्वर है, उन्हीं 12 स्वरों का दो दो हो जाएगा। जैसे सी है तो सी मेजर सी माइनर, सी शार्प है तो सी शार्प मेजर सी शार्प माइनर, ऐसे डबल हो जाता है, मेजर माइनर मेजर माइनर मेजर माइनर। 12 स्वर है तो 12 का 2 कर दोगे तो 24 हो जाएंगे। तो बेसिक है ये। सिंगर हो तो भी समझो यार, समझो, नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया है कि अगर आप स्टेज पे जाते हो, स्केल की समझ नहीं होती है तो उसमें क्या करते हो कि म्यूजिशियन जो स्केल दे देता है आप उस पे गाने लगते हो। अब अंतरे में बेसुरा हो जाता है भाई। मान लीजिए आपका स्केल है सी या सी शार्प, अब म्यूजिशियन एफ दे रही है तो एफ बहुत ऊपर हो जाता है सी शार्प से। अब गा पाओगे क्या? इसी तरह मुश्किल से आपने मुखड़ा गा दिया, अंतरा आप उठाओ, अंतरा तो और ऊपर जाता है। और एक रूल होता है गाने की, जो मुखड़ा होता है वो नॉर्मल नोट पे गाया जाता है, जो भी स्केल आप लेते हो उसका नॉर्मल होता है, लेकिन नॉर्मल नोट यानी कि मध्य सप्तक। लेकिन जब अंतरा उसी स्केल का जब अंतरा आता है तो वो थोड़ा हाई नोट टच कर लेता है, जैसे कि तार सप्तक का सा, रे, गा, मा, ये सब टच कर लेता है। सोचो आपके स्केल से हटकर कोई दूसरे स्केल का यानी जो ऊंचा स्वर है उससे आपको सारे गामा पाधा ये सब ऊपर तार सप्तक का लगवाए, क्या पॉसिबल है? क्या लगना नहीं है ना, इसीलिए गलत होता है। अब आपको समझ नहीं होती है तो वहां पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। समझ रखिए, आप समझ रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आप माइक आपके पास रहती है, अगर स्टेज पे गलती कोई करता है तो आप वहां पे टोक पाओगे, अगर आपको समझ होगी तो। अगर आपको ताल की समझ होगी, सुर की समझ होगी, स्केल की समझ होगी तो आप अच्छे से समझा सकते हो ना, कि पहले ही बैक स्टेज पे जाओ कि भैया देखो ये चीज है, म्यूजिशियंस को बता दो कि भैया मेरी ये स्केल्स है, ऐसे ऐसे है और ये ताल है, ऐसे ऐसे होगा। वैसे तो उनको पहले ही समझ आ जाता है, आप गाते हो तुरंत समझ में आ जाता है। सिर्फ एक चीज स्केल बतानी होती है उन्हें, बस अपनी स्केल बता दो। बाकी इतने मास्टर होते हैं म्यूजिशियन कि अपने आप उनको समझ आ जाता है कि आप क्या गा रहे हो, इसमें कौन सी पीस बजेगी और इसमें कौन सी ताल लगेगी। क्योंकि म्यूजिशियन जो बनते हैं ना वो बहुत पक्के होते हैं, सुर के भी, ताल के भी और स्केल के भी, कॉर्ड के भी, उनको समझ होती है, तभी जाके वो म्यूजिशियन बनते हैं। ठीक है, तो पहला सुर का पक्कापन, दूसरा भाव प्रधान गायकी, तीसरा आपका क्या हो गया, ताल पे आपको वर्क करना है, चौथा जो है स्केल की समझ डेवलप करनी है। पांचवा मैं बता देती हूँ, एडिशनल है ये, स्टेज के नीचे जो ऑडियंस होती है ना उनके मूड को समझना होता है। अगर मान लीजिए शहर की ऑडियंस है तो उनकी अलग मेंटेलिटी होगी, गांव की ऑडियंस है उनकी अलग मेंटेलिटी होगी, तो आपको उन्हीं के टाइप का गाना गाना है, उन्हीं के टाइप, उन्हीं की लैंग्वेज यूज करते हुए उनको डील करना है। अगर आप शहर में हो, सेमी क्लासिकल या कुछ वेस्टर्न आप गा सकते हो, उसकी वैल्यू उन्हें समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छा गायकी करें, बहुत अच्छा तैयारी करके गए हैं, ऑडियंस गांव की है वहां इंग्लिश सॉन्ग गा रहे हो, और अगर ऑडियंस शहर की है तो वहां भोजपुरी, टोटल भोजपुरी गा रहे हो, तो उन लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है ना। तो ऐसा ऑडियंस के मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस की मेंटेलिटी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ही आपको गाने चूज करना है। अब देखिए बीच बीच में मान लीजिए आप गा रहे हो ना, तो उनको डील करने के लिए जैसे होता है कि आप थोड़ा कुछ शायरियां बोल दीजिए, कुछ एक दो लाइंस होती हैं जो बहुत ही फेमस है, मोटिवेशनल क्विटोज होते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो, शायरी यूज कर सकते हो। बीच बीच में ना आपके कॉन्फिडेंस और आपके गाने में आपके पूरे परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए जो शायरियां होती है ना वो रामबाण का काम करती हैं। इसलिए जब तैयारी करो तो गायकी के बीच बीच में आप शायरियां बोलना शुरू कर दो, है ना। और वो शायरी उन्हीं ओकेजन्स पे होने चाहिए। अब मान लीजिए लेडीज संगीत है तो लेडीज संगीत के जितनी भी शायरियां उससे रिलेटेड, बन्ना बन्नी के, तो आप उससे रिलेटेड ही शायरी बोलोगे, तभी जाके वो माहौल बनेगा। ठीक है, अगर आप गजल गा रहे हो तो गजल गायकी में जितने भी गजल के शायरी होते हैं, शायराना मुशायरा होता है, उसको नेट से सर्च करके उसको नोटेशन, उसको लिख लो डायरी में कि ये आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप कहीं शादी वाले फंक्शन में गए हो तो दूल्हा दुल्हन पे पूरा बना लो।
अगर आप जागरण करने जा रहे हो और उसमें माता रानी का भजन करने जा रहे हो तो माता रानी पे जितनी भी शायरियां बोल सकते हो, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं वो बना सकते हो, आप बनाओ। इससे क्या होता है ना कि ऑडियंस जो है इन्वॉल्व होती है। ताली बजवाना है तो ताली बजवाना, कैसे बजवाना है, उसके लिए क्या शायरी होगी, तो हाथ ऊपर करना है उसके लिए क्या शायरी होगी, वो सारी चीजें आपके अंदर वो होना चाहिए। आपको एक मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा हर तरह से, सुर लय ताल सब कुछ होने के साथ साथ आपको ऑडियंस को डील करना आना चाहिए। तो ये सब तरीके हैं कि शायरी लिख लो, कुछ आपके मन में जो बातें आ रही, ऑडियंस मान लीजिए कोई ऑडियंस है सो रहा है जी, आप गाना गा रहे हो, ठीक है, कोई ऑडियंस पे नजर पड़ी और वो जम्हाई ले रहा है और आप भजन करा रहे हो, तो वहां आप उसको बोल सकते हो कुछ अपने लैंग्वेज में कि यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं जो आए हुए हैं और माँ के भजन को अच्छी तरीके से पूरे तन मन धन से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि पूरे तन मन धन से आप यहीं पर हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जो जमाई ले रहा है, जो सो रहा है, सो रहा हो तो मैया देख रही हैं, आपकी अर्जी पूरी नहीं होगी। तो ये एक बोलचाल की भाषा है, आप उसको बता सकते हो, लोग हंसेंगे, उनका नाम मत लो, बस उन्हीं को देख के बोलो, क्योंकि उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना है ना। आपको एक मैटर मिल गया ना, थोड़ा सा ऑडियंस को हंसाने का, थोड़ा सा इन्वॉल्व करने का, ये तरीके होते हैं। आपको किसी को टारगेट नहीं करना है, पॉइंट आउट नहीं करना है, लेकिन उनके हाव भाव को पकड़ते हुए आपको अपना माहौल बना देना है, ताकि अब जैसे बीच बीच में कोई ऑडियंस नहीं इन्वॉल्व हो रही है तो आप जयकारा लगा दो। जब जयकारा लगा दोगे तो बहुत अच्छी तरीके से सब जग जाएंगे। जो जयकारा नहीं लगा रहा है तो उसके लिए भी आप बोल दो, है ना, उसके लिए भी आप बोल सकते हो। इतना तो जब आप जाते हो ना तो कॉन्फिडेंस आने लगता है, धीरे 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 सीखते सीखते। और एक बात, जितनी भी जागरण करने वाले हैं उनको सुनो कि वो डील कैसे करते हैं, पब्लिक को कैसे रिझाते हैं, पब्लिक को कैसे डील करते हैं, ये चीजें देखो, सीखो। अगर फेसबुक पे देख रहे हो कोई भी जागरण चल रहा है, उस जागरण को आप देखो लाइव, इसलिए मत देखो कि क्या गा रहा है, इसलिए देखो कि वो कैसे डील कर रहा है, ठीक है। या कोई लाइव शोज हो रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनकी एक्टिविटीज को देखो कि वो परफॉर्मेंस करते समय उनका हाव भाव कैसा रहता है, उनका माइक पकड़ने का तरीका कैसे रहता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करो एज अ स्टूडेंट, ठीक है। एज अ कॉम्पिटिटर नहीं, एज अ स्टूडेंट देखोगे तो अपने आप ये चीजें समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान देना है कि आपको ड्रेसिंग सेंस कैसे रखना है। ड्रेसिंग सेंस मतलब क्या है, अगर जागरण जा रहे हो तो वहां पे कुर्ता और पैजामा पहन के जा सकते हो, वहां पे जीन्स टी शर्ट नहीं पहन के जा सकते हो, क्योंकि वो माहौल ही नहीं है। तो आपको अपना उस माहौल के हिसाब से ड्रेसिंग सेंस रखना पड़ेगा। लोग आपकी बातें सुने, ना कि आपके ड्रेसिंग सेंस पे चले जाएं। ब्यूटीफुल आप लगो, अच्छा मेकअप करो, अच्छा हेयर स्टाइल करो, लेकिन सेंस जो अगर धार्मिक जगहों पे है तो वहां आपका ढका मुदा ही रहना चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो, अगर आप लड़के हैं तो आपका कुर्ता पैजामा बेस्ट रहेगा। अगर आप बॉलीवुड नाइट कर रहे हो या शादियों में कहीं प्रोग्राम कर रहे हो तो वहां पे स्टाइलिश बन कर, जितना स्टाइलिश बन सकते हो, जितना अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। बस दुआ करिए कि मेरी लाइफ में, मेरे फैमिली में सब अच्छे से रहे, ताकि मैं अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती रहूँ। और मुझे पता है, मुझे इतनी उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर्स हमारी इस बात को मानेंगे। और मेरे जो सिस्टर का बेबी है, यूं कह लीजिए कि मेरा बेबी है, उसके लिए आप दुआ जरूर करोगे, ताकि मैं बैक टू नॉर्मल हो पाऊँ। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो कब अपलोड करूंगी, बट मैं अपलोड करूंगी, जल्दी ही अपलोड करूंगी। मेरा भैया जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं अपलोड करूंगी। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।